हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। बात करते हैं इस लेक्चर में ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इसके बारे में वेरियस अमेंडमेंट एक्ट और वेरियस प्रोविजन उस अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी हुई। ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एक्सेप्शन पढ़ा था, एक्सेप्शन नंबर टी, किस कंटेक्स्ट में हमने ये पढ़ा था एक्सेप्शन? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं, तो उसमें एक एक्सेप्शन जो ये थे यहां पर कैरी फॉरवर्ड रूल जो है अनफुलफिल्ड वैकेंसीज का, वो 50% रिजर्वेशन के रूल को वॉलेट नहीं करना चाहिए। ये जो एक्सेप्शन था इसको ऐड और करा गया ईडब्ल्यूएस के कंटेक्स्ट में। देखो ना, ईडब्ल्यूएस बाद में आया, बहुत बाद में आया, ओबीसी के भी बाद में आई ये वाली रिजर्वेशन कटी, ये तो रिसेंटली है ना, हमारे सामने आए। ये तो 2018-19 में इसकी बात होना शुरू हुई है, इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है ये। अब रिजर्वेशन ऑलरेडी जब इतनी चली आ रही थी, तो ये 50% के रूल को ये वो ना करे ना, ब्रीच ना करे। अब आपके दिमाग में कभी कभार ये क्वेश्चन आता होगा ना, मैंने पूरे फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में इस आर्टिकल में बात करी नहीं इसके बारे में। प्रिया, एक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता होगा प्रिया, बताना जरा कि सर शुरू शुरू में ना एसटी, एससी, फिर ओबीसी चले आए हैं, अभी ईडब्ल्यूएस चले आए, तो जब यहीं तक भी अगर 27% इनके और वो करके 49-50% तो सर यहीं पर आसपास ही हो जाती है, तो फिर यार ये तो पक्का ब्रीच नहीं करता होगा। तो ये तो धोखाधड़ी नहीं है जनता के साथ, पागल बनाने वाली बातें हैं। फिर तो ये नई रिजर्वेशन देना, इसका मतलब पक्का आपके मन में आता होगा कि 50% की मर्यादा को, लक्ष्मण रेखा को ब्रीच कर रहा है। बताओ, उससे ऊपर ही जा रहा है, आता होगा ना मन में। लेकिन ऐसा कर तो सकती नहीं है सरकार, क्योंकि एक्सपर्ट जो हैं वो तो फिर कोर्ट चले जाएंगे। बेवकूफ़ बनाना इतना आसान थोड़ी ना है सरकारी डेटा को। तो पता है क्या होता है, देखो इसका आंसर पता है क्या, अगर ये तुमसे कोई लिखने को बोले या इंटरव्यू में पूछे, मेरी बात ध्यान से सुनना है। इसका आंसर ये होता है, देखो भले ही सीटें कितनी भी एलोकेट करती गई हों, एक साल में सारी थोड़ी ना फुलफिल हो जाती है एससी, एसटी, ओबीसी की। कुछ जो बच जाती हैं तो वो इस प्रकार से बैलेंस कर रखा कि वहां पर ईडब्ल्यूएस भी फिट हो जाए, सारी ईडब्ल्यूएस की सीटें भी फुलफिल नहीं होती हैं। तो हमेशा वो 50% से कम ही रहता है, और जब वो ज़्यादा रहता है, जैसा कि हमने देखा था एक आई थिंक तमिलनाडु की केस स्टडी में हमने देखा था ऊपर, जब वो उससे ज़्यादा ब्रीच हो जाता है, तब ऑब्वियसली बात है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट उस राज्य के डिसीजन को, या सेंट्रल लेवल तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, पहली बात है सुप्रीम कोर्ट के होते हुए, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। अब राज्य सरकारें मुझे एक बताओ, ये रिजर्वेशन 50% से ज्यादा देने का क्यों सोचती हैं? इनको क्या फायदा, जल्दी बताओ, एक एक वर्ड में जल्दी बताओ। वोट बैंक, वोट बैंक, सिंपल। तो ये जो एक्सेप्शन है इसको ऐड करा गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू करा साल 2019 में, जिसमें जिसमें उन्होंने 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी ईडब्ल्यूएस के लिए, सिविल पोस्ट में और सिविल सर्विसेज में इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलग अलग सर्विसेज में, मतलब आप ऐसा मत समझना कि ये यूपीएससी का एग्जाम और उसमें उसमें होती है, लेकिन और भी जगह पर है। जनरली ईडब्ल्यूएस के लिए आजकल लोगों का सर्टिफिकेट से रह गया है, ये भाई यार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा ले, प्रीलिम्स हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ इतनी कम जा रही है ना, इतनी कम जा रही है ना इसकी, कि जिसकी कोई हद नहीं है, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है इसका। तो बेनिफिट जो है इस रिजर्वेशन का, ये अवेल करा जा सकता है उन पर्सन के द्वारा जो कि बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से, और वो पर्सन जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर रिजर्वेशन के अंदर कवर्ड नहीं है, चाहे वो एससी के लिए हो, एसटी के लिए हो, या ओबीसी के लिए हो। ऑब्वियसली बात है, आप दो दो सर्टिफिकेट साथ लेकर तो नहीं घूम सकते ना, कि यार मैं ओबीसी भी हूँ और मैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी एंजॉय कर लूँ, मैं एसटी का सर्टिफिकेट भी एंजॉय कर लूँ और एससी का भी कर लूँ, ठीक है। और ऐसे केसेस आपके पास आएंगे जब आप अपने ज़िले में जाओगे ना, पोस्टेड एज अ आईएएस आईपीएस, तो वहाँ पर ऐसे केस आएंगे कि जब आपको ऐसे फ्रॉड के कई लोगों के केस मिलेंगे, दो दो आधार कार्ड बनवाना और बड़े सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स बनवाना, तो फिर आपको सिखाया जाएगा, लबासना में ट्रेन करा जाएगा कि आपको सारे इन चीज़ों के साथ, बड़े बड़े मुद्दों के साथ कैसे डील करना पड़ता है। आपने अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम देखी होगी, जो केस स्टडी भी होती है जीएस पेपर 4 की एथिक्स की, बहुत बार आती है केस स्टडी, रिपीटेड है यूपीएससी का क्वेश्चन है लगातार पिछले 10 साल में, हर ऑल्टरनेटिव ईयर छोड़कर आ जाता है। प्रिया क्वेश्चन देखा ना, वो एक बुजुर्ग महिला के पास उसका आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स नहीं, और वो पेंशन के लिए आपके पास आए, तो आप क्या करोगे? ये लगातार क्वेश्चन है यूपीएससी का फ्लो में,
उत्तर प्रदेश का भी और यूपीएससी का भी एथिक्स के पेपर में केस स्टडी की फॉर्मेट में ये पक्का क्वेश्चन है घुमाते फिराते, कि किसी एक के पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ भी, चाहे वो फिर वो बुजुर्ग पर्सन हो या किसी भी फील्ड से वो आपको सिचुएशन दे दें, आप करोगे क्या उस केस में। तो ये भी हम सीखेंगे कि हमें क्या करना क्या चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि ले डाउन करा गया है, उसको एक्सप्लेन करा गया आर्टिकल 15 के अंदर। फर्दर साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट जो कि फॉलोइंग कंडीशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगर उसको सेटिस्फाई करती हैं तो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया जो मिलना चाहिए, जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, दे कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ रिजर्वेशन, फिर नहीं मिल सकते। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट ओनली अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इनको एग्जाम करा जाता है फ्रॉम द परव्यू ऑफ रिजर्वेशन। नंबर 1, द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबव द लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए ऑफ द सर्विस कंसर्न। ग्रुप ए की अगर सर्विसेज हो और उसमें जो पोस्ट हैं वो ग्रेड्स में हो, लोअर ग्रेड से ऊपर वाली अगर पोस्ट हो तो सबसे नीचे जो ग्रुप ए में जो सबसे नीचे जो ग्रेड की जो पोस्ट होगी, ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऐसी सर्विसेज होती हैं हमारे देश में सरकारी नौकरियां वगैरह, उसमें जो सबसे नीचे की जो पोस्ट होगी उसके ऊपर वाली जो पोस्ट हैं जो ग्रेड में, उनके लिए ये चीज़ एग्जेम्प्टेड है। दूसरा, उनको क्लासीफाई करा जाना चाहिए कि वो पोस्ट ना या तो साइंटिफिक पोस्ट हो या टेक्निकल पोस्ट हो। एक वैकेंसीज भी निकलती हैं, आपने यूपीएससी के कभी उस पर देखा होगा साइट पे कि ये चीज़ जो ऑलरेडी सर्विस में उनके लिए वाली पोस्टिंग निकली हुई है, देखा होगा आपने। साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट निकलती हैं बड़ी सारी, है ना, इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी, स्टेट पीएससी में भी निकलती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मतलब टेक्निकल पोस्ट निकले आपकी। ठीक है, हाँ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर के थ्रू जो हो 1961 में जो ऑर्डर आया था, अकॉर्डिंग टू विच इस ऑर्डर में बोला गया था, ध्यान से सुनना, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट जिनके लिए क्वालिफिकेशंस या तो नेचुरल साइंसेस के लिए हो या एग्जैक्ट किसी साइंसेस के लिए, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या कोई भी बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, या अप्लाइड साइंसेस के लिए, या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस पोस्ट के अंदर प्रिस्क्राइब करी गई है फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल आज के टाइम की रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कोई आपसे बोले रोबोटिक्स, इसके लिए, एंड द इनकम्बेंट्स ऑफ विच हैव टू यूज दैट नॉलेज इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, यानी कि उसको वो फिर उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट है जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा तो उसको डेली बेसिस पर उस चीज़ के ऊपर कमांड होना चाहिए। ठीक है, द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, या फिर किसी चीज़ या किसी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, तब उस चीज़ में ये एग्जाम्पशंस मिल सकती हैं। कुल मिलाकर ये कभी पॉइंट आपको लिखने को नहीं आएंगे, आई प्रॉमिस यू डैट। बस आपको इतना याद रखना है कि साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट जो होती हैं, जो इन कंडीशंस को जो हमने 3 पढ़ी, अगर उसको सेटिस्फाई करती है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वाले ऑर्डर की कंडीशंस को, लोअर ग्रेड से ऊपर वाले ग्रेड्स को ग्रुप ए की सर्विसेज में, और जिसमें आपका काम रिसर्च करने का या उसको ऑर्गेनाइज करने का या गाइड करने का है, अगेन टेक्निकल फील्ड में या साइंटिफिक फील्ड में, तब आपका ये जो कंडीशंस है ये आप इससे मतलब आपकी जो एग्जाम्प्ट हो जाएगी आपकी वो वाली कंडीशंस, ईडब्ल्यूएस वाली जो प्रमोशन की है। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये ऐड करा गया, पहले नहीं था। अगर आप लक्ष्मीकांत के पुराने एडिशंस उठाकर देखोगे तो जब से ईडब्ल्यूएस आया तो उसके बाद ही ऐड करा गया। ठीक है, और लक्ष्मीकांत को एक चीज़ करनी चाहिए थी, उसको 6th रिवाइज एडिशन निकाल के 7th निकालना चाहिए था। अब होगा क्या, जैसे ही हमारा प्रिलिम्स आएगा तो मेजोरिटी ऑफ द चांसेस यही है कि 7th एडिशन लक्ष्मीकांत का आ जाएगा, लेकिन डोंट वरी, उसके लिए मैं हूँ। कुछ भी चीज़ नहीं होगी, हम फटाफट उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर में आर्टिकल 17 की तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 17 जो है ये आपको काम आ सकता है जीएस पेपर 1 के आंसर ज़्यादा लिखने के लिए सोसाइटी में। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये सेंसिटिव थोड़ा सा टॉपिक होता है अनटचेबिलिटी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से इसको जानते हैं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। हम सारे सब्जेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि हम किसी भी ऑप्शनल वाले पर्सन से कम्पीट कर सकें। आर्टिकल 17 जो है वो बोलता है, सिंपली उसकी एक कोर ठोस भाषा है, आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। छुआछूत नहीं होना चाहिए देश में, और उसकी प्रैक्टिस हर एक रूप, हर एक स्वरूप में प्रतिबंधित होनी चाहिए, फॉरबिड होनी चाहिए। अगर
किसी भी तरह की डिसेबिलिटी अराइज होती है ड्यू टू अनटचेबिलिटी, यानी कि अगर मैंने किसी को वंचित कर दिया किसी लाभ से जस्ट बिकॉज कि इसकी परछाई मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, अगर इसने मुझे टच कर लिया तो मैं नहाकर आ जाऊंगा, ऐसी चीजें अगर हो रही हैं, इस चीज को एक ऑफेंस माना जाएगा जो कि पनिशेबल होगा इन अकॉर्डिंग विद लॉ ऑफ द लैंड, जो भी कानून उसके लिए हमारे देश में बन रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। और ये कानून जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिराइव हुआ कानून यह बनेगा, क्योंकि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन है आर्टिकल 17 के अंदर। संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में चर्चा करी थी, तो ये कोई बनेगा हो सकता है किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वगैरह से, लेकिन अब कोई भी चीज अगर संविधान से इंस्पिरेशन लेके जब भी कोई कानून बनता है तो वो पार्लियामेंट की एक एक्ट की सहायता से ही बनता है। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट्री एक्ट होता है। इन 1976 अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 हमारे देश में जो था, इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अमेंड करा गया और इसकी रीनेमिंग करी गई लगभग आप कह सकते हो 21 साल बाद। 55, 65, 75, 76 में ये वाली चीज हुई और उसका रीनेम करके क्या इसका नाम रखा गया एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ताकि जो पेनल्टी लगे अनटचेबिलिटी की टर्म्स में किसी को डिसेबल करने के लिए। डिसेबल का मतलब यहां पर यह कि किसी का ऐसा नहीं है कि आपने किसी के शरीर या किसी के अंग बेकार कर दिए, आप उसको उसके लाभ से वंचित कर रहे हो। अगर उसने मानव शरीर में जन्म लिया है तो उसके कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स बनते हैं, कुछ उसके पास बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं। वो इस देश का नागरिक और इस देश में साफ तरीके से अगर संविधान में लिखा हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा पवित्र बुक है, हाईएस्ट लॉ है इस देश का संविधान खुद, जब उसके अंदर लिखा हुआ है कि छुआछूत नहीं करनी हो फिर भी अगर प्रैक्टिस होती है तो ऑब्वियसली बात है पीनल प्रोविजंस लगेंगी इन टर्म्स विद ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल माने जाएंगे इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द लॉ। तो ये पीनल प्रोविजंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करा जाए इस वजह से। ये एक्ट डिफाइन करता है सिविल राइट को कैसे। सिविल राइट एक ऐसा राइट है जो कि द एक्ट डिफाइन सिविल राइट इज एनी राइट जो कि मिलता है पर्सन को, एक्रूइंग का मतलब विच अराइजेस आउट टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो उस पर्सन के खिलाफ, तो अब ये देखो ना, इस आर्टिकल की हेडिंग है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत प्रैक्टिस नहीं करनी है किसी भी टर्म्स में किसी भी इंसान के खिलाफ, चाहे वो किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी अगर ऐसे मायने हो। अगर जब ये चीज प्रैक्टिस नहीं होती है तो यानी कि पर्सन उस देश में, उस लोकेलिटी में, उस गली मोहल्ले में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिविल राइट अपने एंजॉय कर रहा है, जो कि उसको आर्टिकल 17 के तहत संविधान निर्माताओं ने संविधान की बुक में लिखकर दिए हैं। ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हुआ, समझ में आ गई वाली चीज। इंग्लिश है बस, देखो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है, लॉयर्स की लैंग्वेज है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको वैसा लग सकता है, लेकिन ये चीज समझ में आ गई आपको कि फिर से कुछ समझाऊं, बताओ टफ तो नहीं लगा? आगे बढ़ो शाइनी, पक्का? ठीक है। द टर्म अनटचेबिलिटी, ये कहीं पर भी इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इधर इन कॉन्स्टिट्यूशन और इन दैट। मजेदार बात यही है, अनटचेबिलिटी के ऊपर सारा एक्ट है, सारा कानून है, संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया, लेकिन कहीं पर भी अनटचेबिलिटी टर्म डिफाइंड नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं एक्ट में। मैंने शुरू में आप लोगों को एक चिट्ठा बनाने को बोला था, अभी भी टाइम गया नहीं है, चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे हमारे रॉकेट स्पीड पर, तो आपके हाथ से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर खिसक सकता है, खो जाएगा। प्लीज ये A4 शीट एक बनाकर एक अपना चिट्ठा बना लेना पॉलिटिन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीलिम्स में इससे बहुत बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेंगे, 100 आउट ऑफ 100 एक्यूरेसी आपकी रहेगी पॉलिटी के क्वेश्चंस में। इसमें वो वाले पॉइंट्स ऐड करना, थिंग्स ऊपर लिखना, थिंग्स जो कि डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं पर भी, लेकिन फिर भी उनका जिक्र है। तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है। अब जैसे ये देख रहे हो ना कि अनटचेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, अब आप पेपर में बैठने सोचने बैठोगे तो आपको क्या लगता है, इतने ज्यादा सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में से आपका दिमाग क्या एकदम से इसको निकाल बाहर फेंकेगा क्या आपकी तरफ कि हाँ उसको याद है? हो सकता है याद ना हो तो, और गलती कर जाओ तो। क्योंकि इंसान का लॉजिक कैसे काम करता है, अरे आर्टिकल 17 का टाइटल ही यही है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं होगा क्या? नहीं है भाई, नहीं होगा क्या होता है, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है। ठीक है, अब ओरिजिनली तो डिफाइन नहीं था, तो अपनी जो लिस्ट बनाओगे ना, यही बनाना कि टर्म्स जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में दे नहीं रखे हैं लेकिन फिर भी उनकी हेडिंग या कहीं ना कहीं जिक्र है उनका। ऐसे आपके पास 17 से 27 चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये आपको रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव कर देंगी। हाउएवर
मैसूर हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 17 का, वो अनटचेबिलिटी नहीं है लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस में, बट उसकी जो प्रैक्टिस है ना, जो कि हिस्टोरिकली हमारे देश का पार्ट रह चुका है, जैसा हमें हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में जो हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें। अब मैं प्राचीन भारत इसलिए बोल रहा हूँ, लेटर वैदिक एज में ही तो ये सब कुछ आया कि नहीं आया, हम तो अभी तक पढ़ चुके हैं इस बात को, बताओ। और तब से लेकर आज तक कंटिन्यू है, ये चीज़ तो आज भी कंटिन्यू है, आज भी कंटिन्यू है। 2022 में क्या ये चीज़ें मिट गई हैं क्या, बताओ। तो यहां पर हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं 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 है, नहीं नहीं है, नहीं है, हाँ कहीं पर भी डिफाइन नहीं है ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मैंने इसमें क्योंकि गलती खुद भी करी हुई है, मैंने इसमें जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता था ना विजन और इनसाइट्स वगैरह की, मैंने गलती करी हुई है, उस चीज़ से भी मुझे याद रह जाता है बहुत बारी, ठीक है। तो इट रेफर्स टू, यहाँ पर मैसूर हाईकोर्ट का क्या बोलना था कि ये जो अनटचेबिलिटी है ना, ये लिटरल सेंस में अनटचेबिलिटी या फिर ग्रामेटिकल सेंस में अनटचेबिलिटी का जो मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, ये एक्चुअली वैसे नहीं है। हमारे देश में बहुत बार लोगों को बहुत सारे अधिकारों से वंचित करा जाता है। मैं सारी बातें छोड़कर एक पॉज लेना चाहूंगा एक बात बोलने का। याद है मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा रीडिंग्स करवाई थी प्रिया, याद है वो गांधी जी के बारे में 1 घंटे का मैंने लेक्चर लिया था, इंडिगो एक्स्ट्रा क्लास जो मैंने ली थी, वैल्यू वैल्यू एडिशन। अब अब गांधी जी के साथ जो चीज हो रही थी वो अनटचेबिलिटी थी या सोशल डिसेबिलिटी थी, बताओ। दोनों चीजें थी काइंड ऑफ, वैसे तो उनको कुएं से पानी निकालने दिया जा रहा था जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे कि फ्रॉम द फियर डेट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट में पॉल्यूट द एंटायर वेल, नीचे बैठाया गया जस्ट उनका पहनावा देखकर। तो हमारे देश में ना सोशल डिसेबिलिटी भी बहुत है कि हम ना लोगों को उनके कपड़ों से, उनके हो सकता है हुलिये से जज करने लगे, और उसके बाद क्या कहते हैं डिस्मेटरी प्रैक्टिस उनके खिलाफ प्रैक्टिस होने लगे। अब ये कभी कभार जो सोशल डिसेबिलिटी है ना, ये सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन पर हमारे देश में ना इम्पोज करी जाती है, ये भी नहीं कि मतलब डिफाइन करी गई हो, इम्पोज करी जाती है, थोपी जाती है किसी भी रीजन से, बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। कभी कभार कि तुम इस जाति में बॉर्न हुए, ये हुए वो हुए हो। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है किसी पर्सन को चमार कह देना, अब तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। और पर्सन यहां पर ये बात ये भी कि वो मानकर बैठ जाता है, जबकि प्राचीन भारत में हमें इसके जो स्रोत हैं, जो सोर्स है, वो क्या देखने को मिलता है। पहले हमेशा ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिफाइन होता था लोगों का वर्ण और कास्ट वगैरह। हेंस इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, या फिर उनका जो एक्सक्लूजन हो जाता है फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज वगैरह। किसी किसी को होता है ना, आपने देखा ना कभी कोई लव मैरिज कर कर आ गया तो गांव निकाला दे देना उसको, या फिर किसी किसी लोगों को मंदिर के बाहर ही बिठाकर रखना, उनको अंदर नहीं घुसने देना। मंगलवार में देखो, आप तो अब प्रिया दिल्ली आए हो, आपने देखा होगा हर मंगलवार को कितने सारे भिखारी बैठे रहते हैं हनुमान जी के मंदिर के बाहर, गार्ड नहीं घुसने देता अंदर। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, दिल्ली में तो प्रोमिनेंटली ऐसा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कोई अनटचेबिलिटी थोड़ी ना है, उनको छूने से कोई थोड़ी ना कोई वंचित है, वो तो घरों में जाकर हो सकता है काम भी कर रहे हो, किसी की काम वालियां भी हो, वो भी हो। यहाँ पर रियल फॉर्म में प्रैक्टिस करी जा रही है सोशल डिसेबिलिटी। प्लीज समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो कोर्ट का बोलना था कि हमारे देश में वो कोर्ट का ये बोलना था कि देखो भले ही संविधान निर्माताओं ने टाइटल लिख दिया एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन कोर्ट ये बोलता है कि ये अनटचेबिलिटी ना डिक्शनरी मीनिंग की टर्म्स में नहीं है अनटचेबिलिटी। एक्चुअली हमारे देश में जो छुआछूत जो होती है वो कम प्रैक्टिस होती है, सोशल डिसेबिलिटी लोगों की ज्यादा प्रैक्टिस होती है। उनके किसी के अगर पहनावे को देखकर, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर, किसी के लिविंग स्टेटस को देखकर, ये चीज है। यही अगर कलेक्टर कोई मिड डे मील स्कीम में खाना खा रहा हो ना अगर जमीन पे बैठ के स्कूल के बच्चों के साथ, तो वो न्यूज़पेपर का वो बन जाएगा हाईलाइट। लेकिन यही अगर कोई कड़ी चावल की लाइन में रखकर अगर कोई वैसे अच्छे घर का भी आदमी खा रहा हो तो लोग ये सोचेंगे भाई रिक्शे वाला है। तो यहाँ पर कई 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 इंडिविजुअल्स के साथ ना सोशल बॉयकॉट भी होता है, जब समाज जो होता है उसे अपना दर्जा नहीं देता और उन लोगों को निकाल फेंकता है। और ऐसा बहुत बार कपल्स के साथ होता है गांव वगैरह में, दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पर जो मानसिकता है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स है। और किसी किसी लोगों को रिलीजियस सर्विस से एक्सक्लूड करा जाता है, नहीं तुम हाथ नहीं लगाओगे,
तुम इसको नहीं छुओगे, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए, या फिर उनको वो हो सकता है वो ब्राह्मण क्षत्रिय उससे हो, परिवार से हो, लेकिन फिर भी स्टेटस से हो, जेंडर के बेसिस पर। ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। सबरीमाला इशू में क्या होता था कि एक बार बताओ, करोड़पति या अरबपति भी औरत हो नहीं जा सकती अंदर। हाजी अली दर का केस, शनि शिंगड़ापुर केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो राइट हमें मिला हुआ है आर्टिकल 17 के अंतर्गत, वो राइट अवेलेबल है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। यानी कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर आपके खिलाफ इस तरह के सोशल डिसेबिलिटीज प्रैक्टिस करे, और ये स्टेट के ऊपर, नेशन स्टेट के ऊपर ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो नेसेसरी एक्शन ले ये इंश्योर करने के लिए कि किसी के भी इस प्रकार के राइट्स या सिविल राइट्स वॉलेट नहीं होनी चाहिए किसी के भी। ये चीज है। अगर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस हमें कम लगा है, किसी की फटी हुई टी शर्ट है या शर्ट है, अगर वो पहन के मंदिर में घुस आया, तो लोगों का रवैया क्या रहता है, पंडित जी का रवैया क्या रहता है, चलो साइड हो, लाइन से साइड हो, क्योंकि उनको लगता है कि ये पॉकेट मार आ गया है यहाँ पर, या भी लोगों की चेन मैन खींच के पॉकेट, ये फोन वोन निकाल कर भाग जाएगा। अब हो सकता है शाइनी कल को किसी रिक्शे वाले से बात ना कर रही हो, वो बड़े अच्छे से बोलता हो कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, बड़े क्यूट से लगते हो, ऐसे वैसे करके ये बात ना कर रही हो, इसने कहा तू तो रिक्शे वाला है भाई, हटना है करके। और वो सिंगल डिजिट रैंक ले आया वो यूपीएससी में 1 साल बाद। अब शाइनी ये सोच रही है कि बे ऑफ बंगाल में कौन नदी के कौन से किनारे से कहाँ कूदूं, क्योंकि अब तो वो इंतकाम ले लेगा, है ना शाइनी। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। आर्टिकल मैंने आपको जैसे शुरू में बोला था कि शुरू के आर्टिकल्स में आपको समझने में इक्वलिटी वाले थोड़े से टफ होते हैं, 14 to 18। बस ये वाला आपका आर्टिकल किसका, अब स्मूथली आपका चैप्टर पूरा का पूरा चलता चलेगा, ये चैप्टर भी और आपके पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज तक। अब आपको कोई बाधा नहीं आने वाली है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, देखो पहले क्या होता था, अपना स्टेटस सिंबल जस्टिफाई करने के लिए ना जमींदार वगैरह बहुत सारे टाइटल्स यूज करते थे, राय बहादुर, बाज बहादुर, खान बहादुर, शेर खान, बड़े अलग अलग टाइटल अलग अलग यूज होते थे, ठीक है। तो स्टेट ना अबॉलिश करता है टाइटल्स को, और 4 प्रोविजंस बताता है इस रिगार्ड में कि ऐसा नहीं कि कोई भी टाइटल आप यूज नहीं कर सकते, और यूज कर सकते हो तो कैसे। देखो, ये हमारा जो नेशन स्टेट है सबसे पहले तो एक प्रतिबंध लगाता है कि किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट जो उसके द्वारा कमाया हुआ टाइटल ना हो, या तो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल दैट समबडी इज अ पीएचडी होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, या वो ब्रिगेडियर है, या वो कैप्टन है, लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है, कमांडर है, ये अलग टाइटल्स है। आईपीएस है, आईएएस है। ऑन एनीबडी, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरनर हो, कोई टाइटल नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट दिस वन, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं येलो से, ये वाले, ये चीज याद रखना। उसके बाद इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप कोई भी टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कोई भी आपको मिले। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज आजादी के पहले नहीं होती थी, बताओ, ये सेकंड पॉइंट, ये अलाउ थी। एक हिंट दूं, रविंद्रनाथ टैगोर टाइटल ऑफर करा गया था, कुछ साल रखा, लेकिन फिर बाद में गुस्से में ठुकरा दिया उसको। क्या टाइटल था वो? वेरी गुड, ठीक है। कौन बोला नाइटहुड वैसे? रागनी आपने बोला? ओके। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, ठीक है, कोई भी फॉरेनर अगर एक कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई एक ट्रस्ट होल्ड करके रखा हुआ है अंडर द स्टेट, जहाँ से उसको फायदे मिल रहे हो, बेनिफिट्स मिल रहे हो, पैसा आ रहा हो अच्छा खासा, डीलिंग हो उसकी सरकार के साथ, वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कब तक? उसको ये काम करने के लिए ना प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, छोटे मोटे पर्सन की भी नहीं, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप कहोगे यार ये भाइया सा पॉइंट क्यों लिख रखा है, ये सी पॉइंट का क्या मतलब है, ये तो फॉरेनर है।
अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करके रखा हुआ है अंडर द स्टेट, एक तो देखो अगर स्टेट के अंडर होल्ड करके रखा हुआ है ना, तो यानी कि एक तो मतलब वो हमारे देश की छत्र छाया में काम कर रहा है, तो वो उससे बेनिफिट एंजॉय कर रहा है। नंबर वन पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है। अब आप कहोगे इसका मतलब सर समझ में नहीं आया, मतलब ये फॉरेनर कैसे होल्ड कर सकता है। हमने तो चैप्टर में देखा था कि कोई भी कुछ सर्विसेज वगैरह हैं वो फॉरेनर होल्ड नहीं कर सकते। जब हमने देखा था राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट्स अवेलेबल टू फॉरेनर्स। यहां पर इसका मतलब ये है, आप अमेरिका से कोई एनजीओ तो चला सकते हो ना भारत से परमिशन लेकर, बताओ। यहां पर आके कोई फ्रेंचाइजी तो खोल सकते हो ना, कुछ एक डिपार्टमेंट तो खोल सकते हो ना जिसपे आपने भारत की सरकार का टैग ले रखा हो, बताओ। जमीन हो वो सरकार की, या कोई भी आप बेनिफिट वहां से एंजॉय कर रहे हो, तो आप कोई भी टाइटल इसलिए वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो बहुत मान चीज है वो है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल नेपाल का कोई पर्सन यहां पर आ गया, उसने कोई एक एनजीओ खोला सरकार की उससे, और उसकी कोई एक डीलिंग हो जाए कि मतलब कहीं पर भी करके पागल बनाने की किसी भी एक स्टेट के साथ, भूटान के राजा तुम मुझे ना एक उपाधि दे देना, डैट यू आर द स्टारलाइट ऑफ एशिया, और पूरा मुझे गाउन वाउन पहनाना, क्राउन पहनाना, एक स्टिक देना, चेयर देना एक बढ़िया सी, तो लोगों को लगेगा ये कोई बहुत महान इंसान है जो कि एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने आया इंडिया में। उसका टाइटल देखो कितना मस्त है। यानी कि किसी भी प्रकार के ना जनता के दिमाग में, लोकल जनता में, नागरिकों में किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंस को रोकना, वरना टाइटल से कई लोग ये दब जाते हैं। ठीक है। आपसे कोई मुंह चला रहा है मान लो, ठीक है रागनी, आपसे कोई मुंह चला रहा है और उसने कहा एक थप्पड़ मारूंगी ना तो उछलती हुई गिरेगी तू, टप्पे खाते हुए गिरेगी। आपने कहा ठीक है मार लेना, थाने आ जा जरा। तो उसने कहा थाने क्यों आ जाऊं? तो आपने बोला इस एरिया के एसपी में ही हो। और बोलना अब तूने अगर मेरे को थप्पड़ मार के टप्पे ना उछलवाए ना, तो उससे ज़्यादा टप्पे अब तेरे को लगने वाले हैं और तेरे पूरे घर वालों को लगने वाले हैं। अब तो तू थप्पड़ तो पक्का मारेगी। तो तुमने बोला अपने सिपाहियों, बच्चों उठाओ इसे और लेकर आओ, मैडम का चाय नाश्ता पानी करवाते हैं, ज़्यादा भूखी थी ये, और अच्छे से इनका पेट भरते हैं, आ जाओ। और अब उससे बोलो हाथ अगर तेरा नहीं उठा तो तू मरी। अब तो तेरे को हाथ उठाना ही पड़ेगा, मैं तेरा दिल दुखी नहीं करना चाहती। नो सिटीजन और फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। ठीक है, जैसे फॉरनर के लिए था तो यहां पर सिटीजन को भी ऐड कर दिया गया है। वो कभी भी किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी गिफ्ट प्रेजेंट वगैरह, कोई काइंड ऑफ हफ्ता वगैरह, काइंड ऑफ इमोल्यूमेंट, क्या एक तरीके से हफ्ता ही तो कहीं ना कहीं से आपको रकम आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, या किसी भी ऑफिस अंडर फॉरेन स्टेट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मुझे एक जरा बात बताना, अगर मैं यहां पर आपसे ये पूछूं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत एप्लीकेबल हो गए हैं आजकल प्रीलिम्स के अंदर, मैं आपसे ये पूछूं अगर किसी को, मेरे जैसे पर्सन को यूट्यूब से कमाई आ रही हो तो उसका क्या होगा? मैं ये यूट्यूब से डॉलर कैसे एक्सेप्ट कर लेता हूं? जैसे वेट अ मिनट, मेरे अभी यहां पर आप देखिए यूट्यूब के अकाउंट में $67.17 पड़े हुए हैं अभी, ठीक है, इस महीने के। ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लेता हूं? यूट्यूब तो हमारे देश का नहीं है, ये मेरे पास हर महीने कैसे आ जाते हैं? $100, $200, $500, ये कैसे? ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों? मैंने कहा ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है, मैं यूट्यूब के पास काम थोड़ी ना करता हूँ, मेरा तो चैनल चल रहा है ट्रू आईएएस के नाम से, तो ये कैसे आ जाता है फिर मेरे पास? ये तो अलाउड ही नहीं। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता तो देखो ना, मैंने प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए बिना तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था ये। फिर मुझे तो मैं ये एक्सेप्ट कैसे कर पा रहा हूँ? ये तो बाहर की चीज़ है, बताओ ज़रा, फॉरेन स्टेट ही तो है ना ये। बताओ, मैं कोई भी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट वगैरह ये सब यहाँ पर लिखा हुआ कि एक्सेप्ट नहीं कर सकता फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अभी अमेरिका की कंपनी है कि नहीं है बताओ? क्योंकि सिंपल, नहीं, वो तो चलो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैं इसके अंडर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रखा हुआ हूँ, बात ये है।
नहीं रखा हुआ हूँ क्योंकि मैं इसके काम नहीं करता हूँ। और भारत की सरकार ने इसके लिए कॉमन परमिशन दे रखी है कि कोई भी पर्सन अगर यूट्यूब पर अकाउंट खोलेगा, कि अगर भारत की सरकार परमिशन नहीं देती तो अपना टिका ही नहीं सकते थे। अब जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया तो कर दिया, कल को अगर अमेरिका से बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब हो जाए पूरा यूट्यूब उड़ जाएगा, ये खत्म। टिकटॉक क्या वापस आ पाया क्या तब से, बताओ जरा। ये उड़ जाएगा पूरा का पूरा, ये सारा का सारा चैनल, ये पूरा का यूट्यूब का जो आपको लोगो दिखता है, सब कुछ ये चीज़ है। ठीक है, तो क्या ये वाली चीज़ समझ में आई? क्या ये यूट्यूब को मैं फिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलूँगा क्या, बताओ? तो जब ये इसके अंदर आता ही नहीं है, मैंने भले ही वहाँ पर अकाउंट खोल रखा है, तो ये चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो टाइटल्स की बात हो गई है। टाइटल अगर आपको कोई, अगर मान लो कि आप इस देश के प्रेसिडेंट हो और आप दूसरे स्टेट गए, नेशन स्टेट गए, मतलब कंट्री गए विजिट पे, और वहाँ पर आपको कोई एक टाइटल मिल गया, तो उसका क्या होगा, बताओ? बताओ, क्या प्रेसिडेंट सबसे बड़ी बात तो ये बताओ, सिटीजन ऑफ इंडिया है? सबसे टफ तो कंडीशन यही होती है सिटीजन ऑफ इंडिया नंबर वन कंडीशन, सबसे टफ तो यही है। तो क्या ये फॉरेन स्टेट से किसी से टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपके और भी डाउट आ रहे होंगे कि सर और भी तो टाइटल मिलते हैं, जैसे ये विजिट पे जाते हैं प्रधानमंत्री वगैरह, या कोई गिफ्ट दे दिया। मैं बताता हूँ आपको कि वो टाइटल होते हैं कि क्या होता है। अभी देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर डैट जो हेरिडिटरी टाइटल्स जो थे शुरू में, जो यूज होते थे हमारी आज़ादी से पहले जमींदारों के लिए, हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, नोबल जमींदारों के लिए, लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय राय साहब, दीवान बहादुर, जो कि कॉलोनियल स्टेट्स के द्वारा कन्फर करे जाते थे, इनको बैन कर दिया गया अंडर आर्टिकल 18। ऑटोमेटिकली बैन हो गए, मतलब आर्टिकल 18 की जो भाषा है उसके तहत एक एक करके तो इनके ऊपर अमेंडमेंट लानी ही नहीं पड़ी, बैन ही हो गए एक साथ। एज दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटस ऑफ इक्वल स्टेटस फॉर ऑल। ज्यादा जमीन होने से कोई स्टेटस थोड़ी ना, मतलब वो हो जाता है किसी का बढ़ जाएगा, बताओ जरा। बात ये है कि हमारा देश ये बोलता है सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करो, हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, नितिन सिंघानी जब हम पढ़ते हैं, इस देश के पहियों को चलाने चलाने के लिए हर एक पर्सन एक ऑयल डालने का काम करता है, चाहे फिर वो राज्य व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो। इन 1996 सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल अवार्ड जो मिलते हैं लोगों को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करके रखा था। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल कर दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया था कि ये अवार्ड्स पर्सन लेकर रख सकता है क्या टाइटल अपने पास। तो यहां पर देखते हैं क्या था ये मुद्दा, क्या दे रखा है बैक में। ये केस था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1996 में आया था ये। क्या ऐसे टाइटल होल्ड करके रख सकता है कोई पर्सन? वापस चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था जी हाँ होल्ड कर सकता है अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो अवार्ड्स है ना, कोई टाइटल्स नहीं है। टाइटल्स वो होते हैं जो पर्सन के ऊपर बेस्टोड होते हैं, जो उसको मिलते हैं या तो थोपे गए होते हैं, या किसी का काम निकलवाने के लिए, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो अंग्रेज थे ये दे देते थे ताकि इनको पता लग जाए इस जमीन से, इस जगह से हमें इतना रेवेन्यू प्राप्त होना है। तो ये हमारे बंदे जो है राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, यहाँ के, इनको कॉल करो और बुलाओ कि इस महीने का पैसा क्यों नहीं आया। लेकिन ये वाले जो टाइटल्स हैं ये पर्सन ने अर्न करे होते हैं अपने किसी न किसी स्किल की वजह से, टैलेंट की वजह से, या कोई भी एक कंट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 के मीनिंग के अंदर नहीं आते, जो कि ये बोलता है, आर्टिकल 18 ये बोलता है हेरिडिटरी टाइटल जो है नोबिलिटी के, इनको प्रोहिबिट करो, इनको अबॉलिश करो। ये हेरिडिटरी टाइटल नहीं है। मेरे पास अगर भारत रत्न है ना, तो मेरे बेटे के पास जरूर, मेरे बेटे के पास हो सकता है कि मेरी किसी पीढ़ी में ही ना हो कभी कोई भारत रत्न उसके बाद। आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, ये कोई रूल नहीं है, 1% भी नहीं होता ऐसा। आईएएस आईपीएस के बेटा चोर उचक्का जरूर बनेगा, ये गारंटी है, बिगड़ा हुआ। दृश्यम मूवी के अंदर देखो, तब वो डीआईजी, वो बेटा उसका एमएमएस बना लेता है।
तो दीज आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18 एज जो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी है, इट डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट को रिकॉग्नाइज ना करा जाए। भाई मेरिट मतलब जो पर्सन कोई चीज अर्न करता है वो तो मेरिट है उसका, वो तो कमाई है उसकी। However, it also ruled that ये ना आप अपने नाम के आगे सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के यूज नहीं कर सकते। यानी कि आगे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हो, हाँ भाई अपना नाम बताना, आप लाइन में खड़े हो, किसी कोई बैंक में खड़े हो, कोई आधार कार्ड की करेक्शन करवाने खड़े हो, हाँ जी आप बताना अपना नाम, हाँ जी मैडम, जोर तोड़ की चिल्ला चिल्ला के भारत रत्न दिबांग दुबे, अब मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ठीक है। फिर सामने वाला पर्सन भी बोले वो कहाँ गए वो भाई साहब जिनको भारत रत्न मिला था, उनको जल्दी बुलाओ। या फिर एंड में, नाम के एंड में यूज करना, लाइक दिपांग दुबे पद्म विभूषण अवॉर्डी, बुलाओ इनको। मतलब ये ना दिन भर मतलब पर्सन कैरी नहीं कर सकता ये ऐसा कि आप हर जगह अपना ये अपना बोलबाला इसके साथ कर लोगे, अदरवाइज होगा क्या, छीन लिए जाएंगे ये छीन लिए जाएंगे। अगर कहीं पर आपने ये लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब मान लो कि आपने ना कोई काम करवाना है किसी से, उसने बोला कि एप्लीकेशन लिख कर दे दो, ठीक है, माननीय महोदय वगैरह आपने ये सब करके लिखा, अपना साइन वाइन करा, और यहाँ पर आप भारत रत्न फलाना ढिकमा नाम, या फिर अपना नाम पहले ऐसे ऐसे करके और फिर भारत रत्न या पद्म विभूषण ऐसा करके नाम। तो ये अगर कहीं पर सर्कुलेट हो गई और इसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई, अगर थाने में किसी ने एफआईआर करवा दी आपके खिलाफ, तो ये छीन लिया जाएगा वर्ड ऑफ से कि आपने यूज कैसे करा। ये मतलब आप कहना क्या चाहते थे सामने वाले पर्सन से इनडायरेक्टली, ये चीज़ है। IAS IPS को यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, वो तो फिर यूज भी क्या करना है, वर्दी बोलेगी आपकी। मैं तो पर्सन से ये कहता हूँ कि आराम से अपनी ग्रेजुएशन MA कंप्लीट करके इस एग्जाम की तैयारी करो 1 से 3 साल, इस एग्जाम की बढ़िया पोस्टिंग निकालो, उसके बाद अप्लाई करो MPhil PhD के लिए, और जिस एग्जाम हो जिस दिन, उस दिन उतरो कैंटीन के सामने गाड़ी लेके अपने 18 गार्ड के साथ, ट्याऊं 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 करती हुई गाड़ी, और यूनिफॉर्म पहन के एग्जामिनेशन हॉल में घुसो और बोलो पेपर देने आया हूँ मैं MPhil का। आधे लोग तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। These national awards were instituted in 1954. इन नेशनल अवार्ड्स को लाया गया था 1954 में। जनता पार्टी जब गवर्नमेंट थी, जब मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था 1977 में आफ्टर इमरजेंसी, बट इनको दोबारा से इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 में रिवाइव कर दिया गया था, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। तो दोस्तों हमारा राइट टू इक्वलिटी एज अ फंडामेंटल राइट काफ़ी हमें टाइम लगा, लेकिन 14 to 18 की आर्टिकल्स की जितनी भी नॉलेज, जितने भी प्रोविजंस आपको देखने को मिले हैं, आई कैन गारंटी यू आफ्टर दिस लेक्चर दैट नीदर योर प्रीलिम्स नॉर योर मेंस, अगर इससे कोई स्टैटिक पोर्शन से कोई सवाल आता है, सारे एग्जाम्स में आप बैठ के कंफर्टेबली स्माइलिंग फेस के साथ आप ज़्यादा बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, एंड इवन इंटरव्यू में आपको ज़्यादा बेटर इनकी एक्सप्लेनेशन पता होगी, ज़्यादा बेटर तरीके से आप वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे कॉन्फिडेंटली। आप चीज़ों को क्योंकि डिकोड कर पाओगे, आपको पता होगा कि इसकी एनालिसिस क्या है, और वो एनालिसिस को बखूबी सामने वाले के सामने रख पाओगे। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? हमारा आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो गया, बताओ। हाँ बताओ क्या कह रहे हो इसमें? संबो सं, संबोधित कैसे? वो लेकर रखो, वो लेकर रखो, यूज नहीं करना है कहीं पर, चुपचाप लेकर रखो उसको, कहीं किसी एप्लीकेशन लिखने में या कहीं पर उसको यूज मत करो। कॉलेज के फॉर्म भर रहे हो, आप आगे लिख रहे हो भारत रत्न अवॉर्डी बिस्मे कुमार जीना, तो वो चीज़ गलत है कि आप ना एक सामने वाले के ऊपर कुछ एक दिखाना चाह रहे हो कि कुछ उससे बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करवाना चाह रहे हो, उसे डराना चाह रहे हो। हाँ हाँ, इंटेंट, वेरी गुड वेरी गुड, यही चीज़ होती है कि इंटेंट देखा जाता है, इंटेंशन क्या है आपकी, इंटेंशन चेक करी जाती है। बताओ कोई डाउट? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।